हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बिहार में तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। 78 सीटों पर मतदाता 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। वोटिंग में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कटिहार में तो 100 साल के बुजुर्ग ने अपने हौसले से लोकतंत्र को सलाम किया। बुजुर्ग को चारपाई पर पोलिंग बूथ तक लाया गया, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान केंद्र में दाखिल होने से पहले हर वोटर की जांच की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सैनिटाइजर और मास्क लोगों को दिए जा रहे हैं। दरभंगा में वोटिंग के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है, ताकि लोग बिना किसी दिक्कत के मतदान केंद्र तक पहुंच सके। तो चलिए, अब मैं रुख कर लेती हूँ मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत का, जो कि पटना में मौजूद है। रूबिका, आपके साथ तमाम राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं और आज दावे और वादों का आखिरी दिन है। बस अब तो मतपेटियों में किस्मत बंद होने जा रही है। हाँ, लेकिन दावे तो देखिए शोभना, हर कोई कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है यहाँ पर। ऑफ रिकॉर्ड भी जब चर्चा होती है, ऑफ एयर भी जब चर्चा होती है, तो यही कहा जा रहा होता है कि आप देखिए तो सही। जैसे मणिकांत जी यहाँ पर बने हुए हैं, वो बताएंगे कि क्यों एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, सत्ता परिवर्तन की अब हवा चल चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल उसके दूसरा सेंटेंस लगता हुआ ये होता है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मुझे यहाँ पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई शब्द पसंद आया तो वो है चुप्पा वोटर। ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, तेजस्वी यादव ने तो हर भाषण के अंत में ये नारा देना शुरू किया कि चुपचाप लालटेन छाप। ये चुपचाप लालटेन छाप उन्होंने क्यों कहा, ये लोग समझ सकते हैं। ये जहां तक बिहार में अभी तीसरे दौर का जो मतदान है, इसी से ये बात भी निकल के आती है कि ये कोई आप फैसला अभी नहीं कर सकते हैं कि कौन बिल्कुल से आगे निकल गया, किसकी सरकार बनने जा रही है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मतदान जिस तरह से हो रहा है, कुछ तो बिल्कुल साइलेंटली लोग वोट डाल रहे हैं और कुछ मुखर होकर डाल रहे हैं। तो हवा में जो बातें हैं और जो उस जमीन पर जो बातें हैं, दोनों के बीच फर्क हो सकता है। इसलिए अभी कोई ऐसा फैसला करना मुश्किल है। यहाँ आपको पता है कि बिहार में जातीय जकरण से चुनावी राजनीति मुक्त नहीं हुई है। अभी मैं मधेपुरा का उदाहरण दूं कि एक ही जाति के चारों उम्मीदवार हैं, यादव हैं, जो कि एक तरफ साकार यादव जो हैं, जो एलजेपी की तरफ से चुनौती दे रहे हैं जेडीयू को, दूसरी तरफ जो पप्पू यादव हैं वो चुनौती बन रहे हैं इनके लिए, आरजेडी के लिए। तो ये तो हो ही रहा है, ये जमीन पर ये सब होने लग जाता है मतदान के समय भी। फिर विकास जाता है टोकरी में, फिर शराबबंदी जाती है टोकरी में, बिल्कुल। और उसके बाद जात पात जो है वो सबसे एकदम आगे आ जाता है। ये उभर ही आती है। ये तब नहीं होता है जब कोई ऐसी हवा, जैसे छात्र आंदोलन के बाद जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, एक हवा बन गई, लहर सी चल गई। उस समय में कोई नहीं कह सकता था कि इस जात को वोट पड़ेंगे या उस जात को नहीं पड़ेंगे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन ये बात है कि पता चलने लगता है। 2005 में जब लालू प्रसाद यादव प्रचार करते थे तो बोलते थे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो तब मेरी चाल देख। तो नीतीश जी कहते थे कि घुंघरू उनको बांध दीजिए, वोट हमको दे दीजिए। उसी तरह इस बार नीतीश कुमार जी, देखिए बॉडी लैंग्वेज बताता है ना, वो जब नीतीश कुमार जी बोलते हैं तो कहीं गुस्सा जाते हैं, कहीं वो पूछने लगते हैं कि कहाँ तेजस्वी गए हैं दिल्ली में, कभी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव बेटा के लिए बेटी पर। ये बोल क्या बताते हैं? ये बोल तो बता रहे, ये सिग्नल है, ये सिम्टम न है। इसके बाद आप जो है अभी चुनाव का अंतिम चरण है, उसमें कोई कहता है कि जनसंख्या बढ़ाने वाले को वोट मत दीजिए, कोई कहता है कि माने उस पर घुसपैठियों को भगाएंगे। मतलब बड़े वाले मुद्दे जो है वो हावी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे 3 नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। अनवर हुसैन साहब आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ यहाँ अभिषेक झा जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और बाकी राठौर साहब, राजेश राठौर जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। 2 और खास मेहमान से मैं आपका परिचय करवाऊं उससे पहले क्या लगता है हुसैन साहब? माइक ले लीजिए सर। इस बार हवा जो है वो 30 साल के नौजवान को इस बड़ी सी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर देगी?
तैयार है और 3 साल का नौजवान ने अपनी एफिकेसी साबित कर दी है अपने डिप्टी में, जब वो डिप्टी चीफ। माइक थोड़ा सा पास ले लीजिए सर। हाँ, जिनको आप 3 साल के नौजवान बता रही हैं, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी पहले ही प्रूव कर दिया है एज एन अपोजिशन लीडर। और जब वो जदयू के साथ जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कैसे हुसैन साहब, कैसे एफिशिएंसी? उन्होंने अभी तक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, भाषण ही दिए उन्होंने, दौरे ही किए हैं। वो 1.5 साल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको अहम जिम्मेदारियां दी गई थी। उनके 1.5 साल में हमारे नीतीश कुमार ने न कभी सवाल उस जमाने में उठाया न उसके बाद उठाया। बताइए अरविंद जी। 1.5 साल में स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल था वो भी देखिए, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल था उसको भी देखिए। जहां तक बात है 30 साल का नौजवान का, 30 साल का नहीं था। थोड़ा राजेश जी धैर्य से सुनिए। 30 साल का वो जो नौजवान है वो उप मुख्यमंत्री के समय। पर अरविंद जी बात तो बड़ी कह रहे हैं ना, स्वास्थ्य मंत्रालय था ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय जब था तो उस समय उस स्वास्थ्य मंत्रालय का हाल ये था कि आप सोच नहीं सकती। तो मतलब जेडीयू बढ़िया काम नहीं कर रही थी ना उस वक्त। स्वास्थ्य मंत्रालय तेज प्रताप जी के पास था। तेज प्रताप उम्मीदवार कौन है? तेज प्रताप जी थे। और तेज प्रताप जी वो भी तो का जो स्थिति था वो भगवान ही मालिक है। मुख्यमंत्री को। और जहाँ तक बात है ये उड़न खटोला पर जाकर के केक काटते थे और बिहार में बाढ़ आई हुई थी। बिहार में कमरा में बैठ करके ट्वीट कर रहे थे और दिल्ली में चले गए थे ये करने। ये तो समझिए कि बिहार का दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे व्यक्ति का उद्घाटन कर मतलब सिफारिश कर रहे हैं जो व्यक्ति किस आंदोलन से उपजे हैं। पिता के जेल जाने के क्रम में वो मजबूरी का नेता बने हैं। वही ना कोई आंदोलन नहीं है, कोई क्यों नहीं नीतीश कुमार ने कहा कि अरविंद जी नहीं देंगे ना, उसका जवाब तो अभिषेक झा देंगे। अभिषेक झा देंगे इसका जवाब। जेडीयू कैसे देंगे? क्यों नहीं देंगे? बात समझिए ध्यान से। तेजस्वी यादव जी जब अरे भाई जेडीयू के साथ गए थे ना आप लोग, उप बीजेपी के साथ थोड़े ही गए थे। मैं बता रहा हूँ उस बारे में। बीजेपी का छोड़ लीजिए ना थोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो 2 चीजों के चलते वो चर्चा में काफी आए थे। पहले उनके आवास में करोड़ों की जो सजावट लगी थी उसके लिए, और दूसरा IRCTC में जो घोटाले में आरोपित हुए थे उसी आवास में अभी गए। और सुन लीजिए, सुशील मोदी जी उसी आवास में गए। पहले नहीं जाएंगे। आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूँ। सुशील मोदी जी किस आवास में गए हैं? अब जब बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार। अपील नहीं कर सकते हैं राजनीतिक नहीं सुन तो लीजिए ना। अपील नहीं कर सकते। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार राजनीतिक अपराधीकरण। अपील का टाइम भ्रष्टाचार की बात ही करते हैं। राठौर साहब जंगल राज 2 युवराज बार ये याद क्यों दिलाया जा रहा है? अरविंद जी एक सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। अरे भाई राठौर जी, जंगल राज 2 युवराज जिक्र क्यों? और उसी जवाब में महाजंगल राज है। आज अखबार के फर्स्ट पेज पे देखिए कि आरजेडी के लिए अगर वोट मांगा साहनी परिवार के, अत्यंत पिछड़ा परिवार के मंत्री के सहयोग से छलनी कर दिया गया। आज अखबार के फर्स्ट पेज में है। कल आप महाजंगल राज देखे होगा कि भागलपुर में एक व्यवसायी पैसा जमा करने जा रहा था, उसके गोलियों से छलनी कर दिया। ये महाजंगल राज नीतीश कुमार। और उसके राजेश जी बताइए पूर्णिया में क्या हुआ? फिर पूर्णिया में क्या हुआ? यहाँ से चिल्लाने से नहीं होगा। गोपालगंज में हत्या की वजह से और मुख्यमंत्री राजेश राठौर जी से पूछना चाहता हूँ। राठौर जी, मैं राजेश राठौर जी से पूछना चाहता हूँ। 10 तारीख के बाद क्रांति ना, 10 तारीख के बाद क्रांति। आज इन्होंने रूपका बिहार को ऐसा बना दिया है कि लोग वोट नहीं मांग सकता है।
अगर वोट मांगता है तो सुनिए, अरे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, हमने गोली का सुनिए ना राठौर जी, बैलेट का चोट से कल पूर्णिया से राठौर जी, पटना आने में 13 घंटा मतलब लगता कांग्रेस था, में आज इकलौते 1 हैं घंटा जो में इतने पूर्णिया जोश से में पटना नजर आ रहे हैं। हड़बड़ा जा रहे हैं। बाकी सब तो आरजेडी के हम हैं, उससे 1000 गुना जोश में बिहार के आवाम साल के युवा के नीतीश साथ कुमार को पलटने के लिए 51 साल के युवा के राम को पलट देगा। 51 साल के इनके जुआ जो है वो गले लगते नहीं है, गले पड़ जाते हैं। अच्छा सुनिए, एक एक वोटर कीमती है ना। देखिए, कुर्सियां हमने सजाई हैं अभी के लिए नहीं, 5 बजे के लिए, लेकिन हमारे लिए तो एक एक व्यूअर जो है वो महत्वपूर्ण है। हाँ जी सर, कहाँ से आए और मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? ये मास्क था, अभी रख लिए हैं। आपको देख के हम टीवी पर आया हूँ। आपको बिहार की धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज उठाते हैं, पूरा आवाज उठाते हैं बिहार के लिए। बिहार में ये लोग जो बोल रहे हैं, डबल इंजन का सरकार है। बिहार का मुख्यमंत्री जो थे सुशील मोदी जी, वो भस ये डूब हाफे पेंट पहन लेते, हम लोग जाकर निकाले थे। और यही बिहार का जो डीएम साहब, वो भी बेचारे हाफ पेंट निकाले थे इसको निकालने के लिए। और सेना का 9 था तो निकाले थे। जब ये लोग डबल इंजन का सरकार बिहार को नहीं बचा सकता है, पथ मंत्री नंदकिशोर यादव जी हैं, उसके पानी घर में हेल जाते हैं। जब मंत्री अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार बदलने से चीजें बहुत बदल जाएंगी? सरकार बदलेगा और पहला कलम से 10 लाख युवा को नौकरी देगा तपस्वी यादव। अभिषेक जी जवाब दीजिए भाई। अरे देखिए, इतनी हड़बड़ा ये आम आदमी है, ये नेताजी नहीं है। आम आदमी नहीं है, वो नहीं आरजेडी है। से जुड़े हैं। मैं जानता हूँ उनको ना, मैं हाँ। देखता हूँ अक्सर प्रचार में आते हैं। हड़बड़ाइए मत, सुनिए ध्यान से। और दूसरा, हाँ, बस आज आ बता रही जा है। रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो कौन है, वोटर है, मुख्यमंत्री वोटर कौन है। है। जारी नहीं है, आपने उनका कह दिया ना, सफेद कम से कम ड्रेस जवाब देखिए, सुनने उड़ता है आरजेडी की से। क्षमता तो रखिए, जवाब सुनने की क्षमता तो रखिए। आप बात करते हैं किसी प्राकृतिक आपदा की। लालू जी का समय याद है, उस वक्त क्या होता था? लालू यादव जी बरसात टेलीविजन पे का कहते थे, कहाँ हो अरे गया? आपके जब बाढ़ आती थी तो कहते थे कि और बुढ़ार कांग्रेस तो में बरसाते का खोज जुआर में रहा है, फिर फिर चिल्लाना भी शुरू लोग है। यही संस्कृति है। राठौर जी रुक तो जाइए, फिर रुक तो चिल्लाना जाइए, शुरू। सुन तो कांग्रेस लीजिए। तो आपदा का ही फायदा उठाता है मैं पूरे एक देश में। सेकंड, झा साहब रुकिए, झा साहब रुकिए, अरविंद जी रुकिए। मेरे साथ जो 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये जो तूफानी यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, आम जनता इसी तूफानी लड़ाई के बूते वोट करती है कि नहीं? सब धरा का धरा रह जाता है, पानी पानी हो जाता है, और फिर यादव, राठौर, राजपूत, सिंह, शर्मा जी, तेजस्वी ऐसा नहीं होता है। बदलाव के समय ऐसा नहीं होता है। आखिर लालू प्रसाद यादव जब हटे 2005 में, तो यादवों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया था। मुझे याद है, आज भी लालू प्रसाद यादव सोनपुर में घूम रहे थे और उन्होंने एक यादव के लड़के से कहा कि का हो वोट देबन हूँ, तो हम ना वोट दे, हमारा बाबू से ले। आज तक पाड़ियों निखन दिले, रोडवा पर जो चला तड़ा नीतीश बनौले बना। 2010 की बात मैं कर रहा हूँ। 2010 में 206 सीट जीते थे नीतीश कुमार। मुसलमानों ने, यादवों ने, सबने वोट दिया था। हाँ, उतना परसेंट में नहीं। तो इस बार जो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं लौट रहा था और मधुबनी और दरभंगा के बीच एक चाय की दुकान पर रुका, तो वहां मैंने पूछा कि 10 बजे रात में कि क्या है, तो एक बोला आदमी की लालू का बेटा सीएम हो गया। तो हमने कहा कि कौन जात हो, तो बोला कि हम पनेरी हैं। वहां और लोग कोई कामत हैं। तो ऐसा नहीं है। तो बदलाव के समय हाँ जात पर सोचते हैं लोग, ऐसा नहीं है। यहाँ तो जब बदलाव करना होता है तो ये जात पात छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता बहुत है। बहुत बहुत इसका हल्का। अनुपात एक कम हो बात जाता मुझे है। कहना ही है, हाँ, अरविंद जी। सासाराम के सभा में जहाँ के रहने वाले कन्हैया जी हैं, उसी सभा में तेजस्वी यादव जी ने जाकर के कहा कि ठाकुरों के यहाँ तो हम ये लोग सीना तान के चलते थे बाबू साहब के सामने। बाबू साहब के सामने। बाबू- तो ये बाबू- कैसे एक सेकंड सर, बाबू साहब के नाम से आप लोग क्यों इतना थरथरा जाते हैं? वो रिकॉर्ड है, क्यों सर, ब्रेक ले रही हूँ अरविंद जी, हुसैन साहब ब्रेक ले रही हूँ। कमल जी नहीं, मुझे मणिका, मैं चुपचाप रहता हूँ, मैं सबकी एक सुनता सेकंड रहता सर, हूँ, एक सेकंड। लेकिन ये बिल्कुल मणि सर, झूठा हाँ। लफ्ज बेबुनियाद इल्जाम ओके लगा ओके रहे हैं। सर, उन्होंने कभी ये बात नहीं ओके सर। मणि जी एक सेकंड, लालू मणि जी। प्रसाद यादव ने कभी कहा है कि अरे भाई, आप लोगों का टाइम अभी आप लोगों का टाइम रोक दीजिए ना। पत्रकारों का आज वक्त है, विश्लेषण का आज वक्त है। सर मैं चाहती हूँ 20 सेकंड में फिर एक ब्रेक ले रही हूँ। बद्रीनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक करूंगी 10 सेकंड।
देखिए, राजनीतिक प्रवक्ताओं के शोर में कोई पत्रकार विश्लेषण नहीं कर सकता, ये तो सही बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, बदलाव की हवा भी चलती है, लोग महसूस करते हैं। इस बार ये जो चुनावी मुद्दे जो बदले गए, जिस तरह से एजेंडा सेट करने की कोशिश की है तेजस्वी ने, जिस तरह से बेरोजगारी को और यहाँ की जो अन्य मुसीबतें हैं उनको जो अगर वो बीच में लाना चाहा बहस में, तो फिर निश्चित रूप से रुझान उस तरफ पैदा हुआ। लेकिन वो रुझान क्या सचमुच में वोट मतदान में भी उसी तरह से आएगा सामने, इसके बारे में गारंटी नहीं ली जा सकती। आप ये कह रहे हैं कि इस बार क्या होगा इसकी गारंटी कोई ये नहीं ले सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वोट डालिए अगर इन इलाकों में है जहां आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। तीन और मेहमानों ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। अभय जी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रदीप जी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं मंच पर, और बद्री नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्काइप से वो हमारे साथ जुड़े हैं। बद्री जी दलितों पर हो रही राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और उस पर पकड़ भी है। बद्री जी क्या देख रहे हैं आप, इस बार दलितों का नेता कौन उभरता हुआ दिख रहा है? मैं जितना मांझी से जब मुलाकात करने गई थी तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए, सब पता लग जाएगा, पिता का बेटा या फिर खुद जितन राम मांझी। मैं, आप जानते हैं किसका जिक्र कर रही हूँ, चिराग पासवान। बिल्कुल रूबिका, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज का चुनाव हो रहा है बिहार का, वो कोसी के घटवार का चयन का चुनाव है। यानी आज के फेज में तय होगा कि जनतंत्र की नैया कौन ले जा रहा है और किधर ले जा रहा है। और जाति तो बिहार के चुनाव में महत्वपूर्ण, हर चुनाव में महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन जाति में जब एक ही जाति के 4 उम्मीदवार लड़ जाते हैं तो आपके पास लोक लुभावन नारे होने चाहिए, वादे होने चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, तो जाति के हिंस बाघ पर सवारी कर सके। अब बात दलित नेतृत्व की, ये चुनाव इस मामले में रूबिका बहुत रोचक है, क्योंकि एक ट्रांजिशन का चुनाव है दलित नेतृत्व को लेकर। इसी चुनाव में ये तय होना है कि क्या भविष्य का कोई दलित लीडर बिहार में इमर्ज होगा कि नहीं होगा, या बिहार की जनता, दलित जनता अपने मत हॉरिजॉन्टली देगी, वर्टिकल नहीं देगी, क्योंकि बड़े नेता होने से मत का जो पोलराइजेशन है वो वर्टिकल होता है और उसमें चॉइसेस कम हो जाती हैं, मुद्दे कम हो जाते हैं, दिमाग कम, दिल ज्यादा काम करने लगता है। क्या बिहार का भविष्य की दलित राजनीति हॉरिजॉन्टल होगी? क्या बिहार की भविष्य की दलित राजनीति मुद्दे दिमाग की होगी या दिल की होगी? तीसरी बात, दलितों के पास क्या मल्टीपल ऑप्शन होंगे कि एक ऑप्शन होगा, एक उनका नेता कैरिस्मेटिक लीडर जैसे रामविलास पासवान या जीवन राम या जिस तरह के भी होते, या काशी राम जी उत्तर प्रदेश में थे, ये भी तय होना है। उसके बाद ये तय होना है कि क्या दलित जनता 2 बड़े पोल, यानी आप देखें तो ये चुनाव नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव के इमेजेस के बीच की चुनाव होकर रह गई है और सारे चेहरे आभाहीन हो चुके हैं। क्या दलित जनता इन ऑप्शंस में भी किधर किधर जाती है, कैसे फ्रैगमेंट होती है, ये भी तय होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर सबसे ज्यादा दिखाई दिए, लेकिन अंत आते आते और दूसरा जो फेज था उसमें पहली बार दिखा था कि अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग नीतीश कुमार दिखाई देने लगे थे। और फिर आज तीसरे चरण आते आते ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि नीतीश रहेंगे या नीतीश जाएंगे। नीतीश सेंट्रिक बड़ा ये चुनाव अब तीसरे चरण में दिख रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी और आपका मतदान जारी रहना चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? आज शाम 5 बजे एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे। एग्जिट पोल वो जहां आप अंतिम चरण में जब वोट देकर निकलते हैं तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपने कहां किस आधार पर वोट दिया, कौन आपकी पसंद, और फिर और एग्जिट पोल बड़े नजदीक हो जाते हैं चुनावी नतीजों के। तो आज एबीपी न्यूज पर 5 बजे आप वो एग्जिट पोल देखने वाले हैं। लेकिन इस तीसरे चरण के मतदान को इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहाँ MY समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभय जी मेरे साथ है यहाँ पर और प्रदीप जी, मैं शुरुआत आप दोनों से करूंगी। एक तो माफी के साथ इसलिए क्योंकि थोड़ा लेट आपके पास आई, आप वहां धूप में इंतजार करते रहे। लेकिन अभय जी शुरुआत आपसे, ये जो MY फैक्टर है आपको क्या लगता है ये इंटैक्ट है कि असद ओवैसी की वजह से, पप्पू यादव की वजह से ये बिखरा है? देखिए, अगर तेजस्वी यादव का
उभार नहीं होता चुनाव में, और वो उसी हालत में होती है इस हालत में शुरू में ओपिनियन पोल आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास एक बहुत बड़ी लीड है, तब तो मैं मान सकता था कि सीमांचल में ओवैसी एक मुसलमान वोट काट सकते हैं, या पप्पू यादव अपने निर्वाचन क्षेत्र में या उसके आसपास थोड़ा बहुत जो उनका प्रभाव है उसमें वो कुछ यादव वोट काट सकते हैं। लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब सीधे सीधे चुनाव जो है ध्रुवीकरण हो गया है, दो ध्रुव बन गए हैं। एक ध्रुव पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ है और एक पर महागठबंधन है, और दोनों के बीच में जनता फैसला कर रही है कि किसकी सरकार बनेगी। तो सर वोट तो इसमें ये जो महामोर्चा है हाँ। ओवैसी का, बहुजन समाज पार्टी का और उपेंद्र कुशवाहा का, हाँ। तो ये पहले ज्यादा वोट काट सकता था पहले वाली परिस्थिति में। आज की परिस्थिति में इसकी वोट काटने की क्षमता बहुत ही सीमित हो गई है, इतनी कि लगभग नगण्य। इंटैक्ट ये 2015 ऐसी हालत हो गई है। 2015 में ओवैसी को वोट नहीं मिले थे। प्रदीप जी आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं अभय जी की बात से सहमत हूं। देखिए, लड़ाई सीधी सीधी दो गठबंधनों के बीच में है। इसमें बीच में जो भी है वो पिसेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। सर थोड़ा और क्लैरिफाई आप मुझे कीजिए। चलिए मान लिया MY फैक्टर जो है वो बड़ा इंटैक्ट है, मुसलमान और यादव ये सोच के आया है कि उसे किसे वोट करना है, या सोच के जा रहा है किसे वोट करना है। चिराग पासवान, देखिए मेरा मानना है कि जो एनडीए का गठबंधन है नीतीश कुमार और बीजेपी का, ये पॉलिटिकल गठबंधन के साथ साथ सामाजिक गठबंधन भी है और टाइम टेस्टेड गठबंधन है। ये जब साथ आए हैं 95 से लगातार देखिए आप विधानसभा लोकसभा जीतते रहे। तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की छवि, उनसे नाराजगी, ये बड़ा फैक्टर इस चुनाव का बन रहा है। उनसे लोग निराश है, नाराज है। तो लेकिन एक फैक्टर जिसको इग्नोर किया जा रहा है वो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। देखिए, अगर ये लड़ाई जेडीयू और आरजेडी में होती तो आरजेडी तो क्लियर कट विनर थी, उसमें कोई दो राय ही नहीं थी। इस लड़ाई को ये इंटरेस्टिंग बना दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो मुझे लगता है डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। डिसाइडिंग फैक्टर हुसैन साहब, दरअसल अगर जीत होती है तो वो तेजस्वी यादव की जीत नहीं होगी, वो नीतीश कुमार की हार होगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बड़ा स्ट्रांग है। सर माइक ले लीजिएगा। सर माइक डबल इंजन की सरकार थी, भाजपा बराबर की पार्टनर थी हुकूमत में, उसके बाद भी जो नाकामी है, जो फेलियर है, वो अकेले नीतीश कुमार का है। और अगर जीत होती है तो उसका चेहरा नरेंद्र मोदी की सर बढ़ता है। ये कौन सी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरविंद जी, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख ली जाए, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देख लिया जाए, इस पूरे 3 चरण के दौरान प्रधानमंत्री के डिबेट के स्तर, मुझे बोलने दे प्लीज, आपका नंबर आएगा। तो जो प्रधानमंत्री के डिबेट का जो स्तर, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के जो स्तर इस बिहार के इलेक्शन में गिरा है, उतना गिरा हुआ कभी नहीं देखा गया और किसी प्रधानमंत्री का नहीं देखा। और कैसे गिरा? क्या ऐसा क्या था जो गिरा? जी ऐसा क्या था जो गिरा? स्टेटमेंट देख लीजिए, जिस उनकी बात कर रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, जो वो कभी प्रधानमंत्रियों का नहीं रहा इस देश के अंदर। और प्रधानमंत्री हमारे सीधे सीधे पब्लिक को डराने का काम कर रहे हैं, जनता को डराने का काम कर रहे हैं। कभी वो जंगल राज का खौफ दिलाते हैं। तो क्या जंगल राज था नहीं बिहार में कभी भी? कतई जंगल राज नहीं था। ये गलत टर्मिनोलॉजी जो है कन्हैया जी, गलत टर्मिनोलॉजी है। कभी जंगल राज था ही नहीं। आपने तब भी पत्रकारिता की थी, आप लालू यादव की राजनीति को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। क्या वाकई जंगल राज नहीं था? ये सिर्फ डराने का काम है, नहीं, बहकाने का काम है। वो कोई राज नहीं था। 5 साल में कहा कि 95 तक उनका राज था, उनके बाद कोई राज ही नहीं था। अंधेर गर्दी थी, तब न कोर्ट को कहना पड़ा। सारे लोग बिहार छोड़ रहे थे, भाग रहे थे। यहाँ कोई रहता, अभी बिहार की आबादी 12 करोड़ है, 6 करोड़ पाया जाती। ऐसा किसे कहते? नीतीश कुमार ने आकर के उसको ठीक किया। जो सच्चाई है उस सच्चाई को तो स्वीकारना पड़ेगा। हुसैन साहब, इसीलिए तो माफी मांगनी पड़ी ना तेजस्वी यादव को। भूल चूक माफ, क्या भूल चूक माफ किसने कहा? 2 बार माफी मांगा उन्होंने। भूल चूक में और जो जंगल राज की बात बहुत अंतर है। जंगल राज बहुत बड़ा। तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए, भूल क्या थी और चूक क्या थी? भूल चूक तो किसी भी पार्टी से हो सकती है, किसी भी गवर्नमेंट हो सकती है। उन 15 सालों में क्या भूल थी, क्या चूक थी? उन्होंने एक जनरल बात कही है, जनता में अगर कहीं किसी इशू के लेकर नाराजगी है उसके उन्होंने माफी बात। सर आपके दिल और दिमाग में आरजेडी है। हम पत्रकार रात में चलना छोड़ दिए थे, इतना डर लगता था। ये आपको डर लगता है? हमने तो कभी नहीं छोड़ा था रास्ता। तो आप तो आरजेडी के कार्यकर्ता थे ना, आप तो आरजेडी के समर्थक थे ना भाई। पूछने वाले हैं लालू यादव का फोटो भी शहाबुद्दीन नहीं लगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, उस जमाने में हम आरजेडी के समर्थक थे ना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जी। श्री तेजस्वी यादव भी अपने होर्डिंग से अपने माता पिता का फोटो क्यों हटा दिए? आप लगा लीजिए। उनके माता पिता दोनों जो हैं
आप लगा लीजिए। उनके माता पिता जो हैं दोनों जो हैं मुख्यमंत्री रहे आप बिहार चाहते के, हैं लालू यादव और राबड़ी देवी बहुत की बड़ा पोस्टर वो आइकॉन लगा रहे हैं, दें। तो वो अपने माता पिता का फोटो क्यों हटा लिए? क्यों हटा तो लिए? आप काहे नहीं लगाए? बात नहीं कर सकते, रोजगार की बात नहीं करते, कोरोना काल की बात नहीं करते, अपराध की बात नहीं करते, सीजन की बात नहीं करते। जंगल राज का बात आपको खराब क्यों लग रहा है? अपहरण उद्योग क्यों खराब लग रहा है? प्रधानमंत्री आपको क्यों खराब लग रही है? और विद्यालय पर कुछ बोलेंगे क्या कांग्रेस के प्रवक्ता? एक नया समीकरण भाई अभिषेक झा ये कह रहे हैं कि MY समीकरण अब जो है बीजेपी और जेडीयू के पास है। M मतलब महिला और Y मतलब यूथ। अभी नतीजों का एक ब्रेक लौटेंगे, जरा बात कर लें इस MY समीकरण पर भी लौटेंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दोपहर 1 बजे तक करीब 35% मतदान हुआ है। बिहार में तीसरे चरण के लिए 78 सीटों पर मतदान जारी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक का, यानी लगभग 45 मिनट पहले तक का 35% रहा है।